बीजेपी के लिए आरएसएस रीढ़ की हड्डी के समान है। आरएसएस की दूरी से क्या नुकसान हो सकता है, इस पर बात करने से पहले योगी के लिए आरएसएस क्यों जरूरी है, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या अहमियत रखता है, हम पहले ये इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, दिखाते हैं आपको एक एक करके। लोकसभा जैसा नुकसान 2027 में ना हो, लोकसभा के नतीजे आए तो बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट यूपी से ही लगा। 62 से सीधा 33 सीटों पर आ समटी भाजपा, सबसे तगड़ा झटका अप्रत्याशित रूप से। कारण संघ का चुनाव से दूरी बनाना। दूसरा देखिए, संगठन में खींचतान को दूर करना, इसलिए भी अहमियत रखता है संघ। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बीच खींचातानी, ये कोई दबी छुपी खबर नहीं है। विपक्ष चुटकियां लेता रहा है। ऐसे में किसी विवाद से सीधा संगठन पर असर पड़ता है और संगठन बिखरा तो भाजपा कमजोर। यहां भी ऐसे में संघ की भूमिका अहम हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, देखिए समझ में। ग्राउंड पर कमजोर पड़ी बीजेपी को मजबूत करना, लगातार अंदर अंदर काम करता रहता है इसको लेकर के संघ। इस लिहाज से कहा जाए, जैसा अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला, 60 से 65 हजार लगभग छोटी छोटी टोलियों में सभाएं की गई और इसके माध्यम से महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। संघ के प्रयास को नकारा नहीं जा सकता, यहां भी अहम हो जाता है। अगला पॉइंट, चौथा है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नारे को बदल देना। आरएसएस मुखर होकर राष्ट्रवाद की बात करता है और योगी की हिंदुत्ववादी छवि इस लाइन लेंथ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। और योगी आदित्यनाथ आरएसएस की बात करें तो इनके बीच की केमिस्ट्री को भी बल। योगी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किए जाते हैं। आरएसएस इस पर मोहर लगा चुका है। महाराष्ट्र में जब योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया तो आरएसएस का समर्थन मिला, उसको सेकेंड किया गया और फिर आपने देखा कैसे वो देशव्यापी मुद्दा बना। पिछड़े और अन्य हिंदू समुदायों को बीजेपी से जोड़ना, इसलिए भी आरएसएस का एक प्लान पिछड़ों अन्य हिंदुओं को महाकुंभ से जोड़ने का है। इसे 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी सफलता पीडीए की विफलता तय करेगी, ये कहा जा सकता है बिल्कुल। और अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि बीजेपी के लिए आरएसएस क्यों अहम है, ये समझना भी अहम हो जाता है। बीजेपी के बने रहने के लिए बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का संघ से संबंध रहा है। बड़े चेहरों को याद कर लीजिए, इनमें चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी को याद करें, लाल कृष्ण आडवाणी को याद करें या फिर मुरली मनोहर जोशी, और ये तीनों बड़े नेता, इनके लिए तो बाकायदा कहा भी जाता था। बीजेपी का एक नारा था कि बीजेपी की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। इसके अलावा देखिए, संघ के 32 संगठन है जो कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को स्वयं सेवक हमेशा से बताते रहे हैं। वो ये बताने में गुरेज नहीं करते, बल्कि खुश होकर बताते हैं और इसका प्रचार भी करते हैं। इसके अलावा संघ चुनावों में बीजेपी के लिए बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान लेकिन संघ की नाराजगी की खबरें चर्चा में थी, खूब सुर्खियों में बनी रही। इस पर चुनाव बाद मोहन भागवत ने कुछ बयान दिए तो यह तय हो गया कि हां, नाराजगी थी। अकेले दम पर बीजेपी 370 का सपना देख रही थी, लेकिन 240 पर सिमट गई, यानी बहुमत से दूर। इतनी अहमियत चाहे योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी हो, इनके लिए संघ रखता है। यूपी में संभल और बांग्लादेश के साथ साथ जैसे ही संघ की एंट्री हुई, अभी से यानी 24 खत्म होने से पहले ही 27 का विश्लेषण शुरू हो गया। टारगेट सेट है, सत्ता का सिंहासन सबको चाहिए, जिसके लिए घमासान कुछ इस कदर छिड़ा है कि राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुट गए। विपक्ष के सपा के प्रवक्ता का तो यह कहना है, देशद्रोह वाला बयान दिया उन्होंने कि भारत के लोगों ने जाकर वहां हिंदुओं पे मार करा दी। वो अगर वो ना भड़काते तो वहां के मुस्लिम समुदाय में हिंदुओं पर हमला नहीं करते। और कांग्रेस का जो ये कहना है कि उनके एक प्रवक्ता ने भी कहा, भले ही अध्यक्ष कुछ कहे, उनके प्रवक्ता ने कहा वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ संभल के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उसको हिंदू नहीं दिख रहा है, उसको केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। निश्चित तौर से ये बहुत ही सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रही है चीज़ें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और निश्चित मोदी जी को इस पे आगे बढ़कर चेतावनी के साथ बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल में जो मौजूदा सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है, वो मुंह में अपने उसको मैं क्या कहूँ, फेविकोल लगा के बैठी है। मौजूदा परिस्थितियों में बयान कोई नहीं दे रही, एक्शन कोई नहीं ले रही है, क्योंकि अडानी का बिजनेस है, शेख हसीना भारत में है और वो सब व्यापारिक काम कर रहे हैं। वहाँ की लड़ाई को भारत की राजनीति में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे देश के पूरे ढांचे के लिए गड़बड़ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत के बाद भगवा ब्रिगेड को ये लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दों के सहारे, यानी संभल बांग्लादेश के सहारे हिंदुओं को लामबंद करके 2027 का रण जीता जा सकता है।
ऐसे में संघ की एंट्री ने इन दावों पर मुहर लगाने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी संघ के मार्गदर्शन में इस बिंदु पर काम कर रही है, हिंदुओं को एक करो। चूंकि साल 2025 आने वाला साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है, इसलिए भी भगवा ब्रिगेड का फोकस कट्टर हिंदुत्व पर ही होगा। दरअसल 24 के चुनाव के बाद लगने लगा था कि पीडीए का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि ये वोट बैंक उनसे छिटके। यही वजह है कि योगी गाहे बगाहे अखिलेश के पीडीए को माफिया और गुंडाराज से जोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी खुलकर योगी के इन बयानों पर पलटवार कर रहे हैं। हिंदुत्व पर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल हार्ड लाइन लेकर चल रहे हैं। कब कब उनका यह अवतार देखने को मिला है नारों के माध्यम से, वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहला, सबसे प्रचलित इस वक्त 2024 अगस्त में दिया गया नारा, बटेंगे तो कटेंगे। और इसके अलावा जो उन्होंने नारा दिया वो था, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। जब उपचुनाव को लेकर के लगातार दौरे कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, उनका यह बयान सामने आया, बाबर बाबरी संभल। सबसे नया नारा है, बांग्लादेश इन सबका डीएनए एक है। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और बीजेपी और संघ योगी आदित्यनाथ की खिंची जिस लकीर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें समाज और देश के तौर पर किसका नुकसान किसका फायदा, यह विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन अगर ये चल गया तो 27 से पहले ही दूसरे राज्यों के चुनाव में विपक्ष के पीडीए की एकजुटता का आंकलन सामने आ जाएगा। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।